Okay. It happened with me. My mobile was. Watch out, there is. So he was educated in India. Yeah, and then went to London. Banana. This is a bready fruit. Have you ever heard about the Yep. bready fruit? This is a bready fruit. बच्चों का खेल तमाशा देखने के बाद, जो कि वहाँ के लड़के पानी में कूद कूद कर रहे थे, वहाँ से देखने के बाद हम लोग भागे निकले और आगे ये रॉयल गार्डन है। रॉयल गार्डन के चारों तरफ ये फूड मार्केट लगती है, फूड नाइट मार्केट कह लेते हैं इसको। यहाँ पर दुनिया के सारे खाने मिलते हैं और बड़े सस्ते दाम पर मिलते हैं। लोग खाना पसंद भी करते हैं शाम के टाइम में। खाना वैसे वही है जो कि पुराना रहता है, सब जगह रहता है, फूड फास्ट फूड स्टॉल्स पे। लेकिन ये जगह अच्छी, समुद्र के किनारे है, लोग घूमते रहते हैं, हवा लगती रहती है, शाम होती रहती है और कुछ लोग गाना बजाते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग समुद्र के पास देखते रहते हैं। तो इस तरह से लोगों को बहुत मज़ा आती है। पहले रॉयल गार्डन था, अब इसको इस जगह के लिए फूड मार्केट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। और यहाँ ज़ांज़ीबार की तो एक कहानी ये है कि यहाँ पर शाम बड़ी अच्छी होती है। हर शाम जो है वो बहुत सुनहरी शाम होती है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था हम लोगों को घूमते हुए और चारों तरफ हम लोग घूम रहे थे, देख रहे थे। ये हम लोग फ्रेडी मर्फी के घर पहुंच गए। फ्रेडी मर्फी का नाम रॉक म्यूज़िक में बहुत नामी है, बहुत जाना माना नाम रहा है। क्वीन रॉक बैंड के नाम से इसका बैंड रहा है और ये बहुत ही अच्छे अच्छे गाने जो हैं वो इन्होंने गाए हैं। और ये यहीं पर पैदा हुए थे और यहाँ से फिर 9 साल की उम्र तक पढ़ाई इंडिया में की और उसके बाद से फिर इंग्लैंड चले गए। ये इनके माँ बाप जो है पर्शियन और इंडियन, माँ इनकी इंडियन और बाप जो थे वो पर्शियन थे। और उनका घर यहीं पड़ता है। इनकी मौत 45 साल की उम्र में एड्स की वजह से हुई। Museum for him. But now it's gone. जब हम लोग वहाँ से आगे बढ़े तो फिर से बातें शुरू हो गई कि आखिर भारत में और अफ्रीका में, ख़ास तौर से तंजानिया और ज़ांज़ीबार में क्या समानताएं हैं। तो इन समानताओं में ये दिखा कि जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने के जो प्रकार हैं, डिशेज़ हैं, वो डिशेज़ करीबन 60% वैसी ही की वैसी यहाँ पर भी मौजूद हैं, उसी नाम से और उसी प्रकार से। And thank God it had the same name as the Indian one. गुलामों के बाजार के इस शहर में, जो कि अपने आप में बहुत नामी था पुराने ज़माने में, और ये सबसे बड़ा बाजार था पूर्वी अफ्रीका का। हम लोगों ने बातें करनी शुरू की। मैंने उनसे कुछ और भी पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उस समय गुलामों का बिजनेस करना इतना आसान नहीं था, गुलामों को पाना ही इतना आसान नहीं था। कुछ ऐसे कबीले थे, कुछ ऐसे आदिवासी कबीले थे जो कि जिनके सरदार इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जो ये काम करते थे और उनको भी सप्लाई करने के लिए बहुत से दिमाग लगाना पड़ता था, बहुत सारे प्लान करने पड़ते थे, बहुत कुछ कहते हैं ना जुगाड़ करना पड़ता था, तब जाकर जो है वो गुलामों की सप्लाई कर पाते थे। गुलामों का बिज़नेस इतना आसान भी नहीं था और आदमियों को पाना आदिवासी जंगल से, वो भी इतना आसान नहीं था। बिना किसी मुखिया के मिले या जो भी कबीले का प्रमुख होता था उसके बिना मिले ये संभव हो ही नहीं सकता था। तो वो बहुत सारे कबीले इस व्यापार में सम्मिलित थे। Simple. आदमियों की सप्लाई करने के लिए वो 2-3 तरह के ट्रिक अपनाते थे। जैसे कि कभी किसी को काम दिलाने के बहाने कि हाँ यहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, ऐसा कबीले के अंदर में हल्ला कराया जाता था और हल्ला कराने के बाद से फिर बहुत सारे लोग तैयार हो जाते थे कि हाँ हम जाएंगे कमाने के लिए और
काम करने के लिए। तो उस तरह से करके आदमियों को ले जाया जाता था और बीच में कबीले का जो प्रमुख होता था वो गायब हो जाता था और उन लोगों को पकड़ लिया जाता था। वापस आकर वो अपने कबीले में कुछ न कुछ बहाने मतलब बता देता था कि ऐसा ऐसा हुआ, या फिर ऐसा करते थे जैसे कि 2-3 कबीले वाले हैं या अकेला कोई बड़ा कबीला है तो उसके प्रमुख, उसका मुखिया जो था वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता था जिसमें कि खाने पीने का पूरी व्यवस्था होती थी, जिसमें बहुत सारे लोग और आदमी इकट्ठा होते थे। और जब वो इकट्ठा हो जाते थे उसके बाद से धीरे से जो मुखिया होता था वो भाग जाता था, निकल जाता था, और जो गुलामों को बनाने वाले लोग होते थे जो कि गुलामों को पकड़ते थे और गुलाम बनाते थे आदमियों को पकड़ के, वो उनके ऊपर में हमला कर देते थे और उनको वो पकड़ लेते थे। तो इस तरह से करके आदमियों की सप्लाई मतलब बनाई जाती थी, इस तरह से करके गुलामों की सप्लाई बनाई जाती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि गुलाम की कोई ख़ानदानी ऐसा कोई पेशा हो या कोई पुराने जमाने से गुलाम चला आ रहा हो तो उसका बेटा भी गुलाम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि हाँ आदमियों को पकड़ के करना पड़ता था और वो भी कोई मनमर्जी से नहीं होता था, ज़बरदस्ती होती थी और उसके लिए भी बहुत सारे दिमाग लगा के और धोखा देकर उन लोगों को पकड़ा जाता था। जो बाज़ार शाम को लौटते वक्त सज रहा था वो बाज़ार रात में पूरे फॉर्म में आ गया था और हम लोग फिर रात में एक बार उसका राउंड लेने के लिए निकल गए। ये वही रॉयल गार्डन है जिसको कि सुल्तान ने बनवाया था, अंतिम सुल्तान ने, लेकिन आज़ादी के बाद 1964 में अंग्रेज़ों से यानी आज़ाद हुआ उसके बाद इस जगह को पब्लिक के लिए खोल दिया गया, जहाँ पर कि खाने पीने की दुकानें लगती हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और घूमते हैं। समुद्र का किनारा है और यहाँ पर लोग अपना जो भी खाने का मन होता है अपना खरीदते हैं। काफ़ी वाजिब रेट पर यहाँ मिलता है, जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सस्ते रेट में मिलता है रेस्टोरेंट और होटल के हिसाब से। तो वैसे तो ये सही भी है क्योंकि फास्ट फूड कॉर्नर है, रोड पे ठेले की तरह से लगा रखा है, तो इनके ऊपर में ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है पूरे रेस्टोरेंट को मेंटेन करने का, तो इनका खाना सस्ता भी है और लोगों को पसंद भी आता है। और धीरे धीरे करते करते जब बहुत ज़्यादा सैलानी पर्यटक बाहर से आने लगे तो यहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल फूड मिलने लगा। मैंने 1-2 बर्गर और पिज़्ज़ा के भी स्टॉल देखे जहाँ पर लोग बना बना कर दे रहे थे। ख़ास तौर से यहाँ पर मिडिल ईस्ट का, अरब का और भारत का, इन 2 जगहों के मतलब खाने को स्टॉल दिखे जिसमें बहुत सारे खाने के आइटम थे। बाकी यूरोप का तो 1 ही या 2 मिला मुझे देखने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन लोग पसंद करते हैं। शाम का मौसम बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर सनसेट बहुत बढ़िया होता है और हवा चलती रहती है, लोग अपना मज़ा लेते रहते हैं, किनारे पे घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। कोई आदमी फल खा रहा है, कोई जूस है, कोई कुछ है। अल्कोहल तो यहाँ अलाउड नहीं है बाहर में, तो यहाँ पर शराब को छोड़कर और सब्जियों को छोड़कर खाने पीने का पूरा इंतजाम है और वो आप मतलब वहाँ पे घूम सकते हैं, खा सकते हैं, चारों तरफ कहीं भी बैठ सकते हैं। और रेट्स तो इन्होंने बताए थे कि बहुत सारे वाजिब रेट हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक जांजीबार पिज़्ज़ा था, जांजीबार पिज़्ज़ा वेज और नॉन वेज दोनों बनता है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वेज पिज़्ज़ा अवेलेबल है, तो मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है, जांजीबार पिज़्ज़ा। आखिर ये जांजीबार पिज़्ज़ा क्या चीज़ होता है? तो कुछ नहीं था, वो ऐसा ही था कि एक मैदे की रोटी थी, उसको पकाया, उसके अंदर में सलाद भर दिया और चारों तरफ से लपेट के फिर उसको सेक दिया, वही हो गया जांजीबार पिज़्ज़ा। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ का भी एक देसी आइटम है, इसको अनुभव किया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ खास दिखा नहीं जो कि कुछ अलग हो। हाँ, बस यही समुद्र का किनारा था और बाकी कुछ अलग नहीं था। यहाँ पर ताज़ी मछली और ताज़े केकड़े के लोग बेच रहे थे, जो भी दुकानदार थे जो बेच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं दिखा जो कि बहुत ज़्यादा कैची हो कि हाँ बहुत ज़्यादा यूनिक हो। ऐसे फूड स्टॉल हर जगह देखने को मिल जाते हैं, हर देश में होते हैं, हर जगह होते हैं। हाँ, यहाँ पर यह है कि समुद्र का किनारा है, बाकी इसमें और कोई ऐसी कोई खास बात यहाँ पर नहीं। Welcome to River Pizza. This Zanzibar pizza, the world the best street food. Mango, Nutella, and everything you can get in here. And this is मैं अगले दिन जारा जानी पार्क गया, ये जांजीबार में स्थित है और ये अपने बंदरों के लिए काफ़ी नामी है, जिनका नाम होता है रेड कोलंबस।
रेड कोलंबस बंदर सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, इसी आइलैंड पे पाए जाते हैं, इसी जांजीबार में ही पाए जाते हैं और कहीं दुनिया में नहीं पाए जाते। और ना ही इन बंदरों को यहाँ की सरकार बाहर भेजने की अनुमति देती है और इनकी संख्या भी लगातार घट रही है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं जो कि बहुत खतरे में है, इनकी प्रजाति विलुप्त होने के खतरे में है। करीबन 300 बंदर ही बचे होंगे, 400 बंदर बचे होंगे और ये बंदर लगातार अभी भी खत्म नहीं होते जा रहे हैं। पोचिंग हो रही है, इनका शिकार हो रहा है, या इनकी जो बाल होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, इस वजह से इनको लोग पकड़ लेते हैं, रख लेते हैं। ये बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। करीबन मैं 4-4.5 घंटे चलने के बाद से मैं इन बंदरों को देख पाया कि ये कहाँ है। लेकिन ये एकदम आदमियों से डरते नहीं, एकदम उनसे घबराते नहीं और काफ़ी पास में चले आते हैं, काफ़ी करीब में चले आते हैं। बस इनको छूना नहीं होता, बाकी ये एकदम 1 फीट की दूरी पर आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने किलर एंट्स देखी, जिनको वेलवेन एंट भी कहा जाता है और इनको एक बार काऊ किलर एंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जहर में या इनके जो डंक होता है जब ये काटती हैं तो वो इतना ज़्यादा दर्द देता है कि एक गाय भी मर सकती है। इसलिए इनको काऊ किलर एंट्स भी कहा जाता है। एक मिलिट्री की तरह से काम करती हैं, चारों तरफ जंगल में फैली हुई हैं। पैर रखने के पहले बहुत सोच समझ के पैर रखना पड़ता है नीचे, ज़्यादा करीब जा नहीं सकते। मैंने कैमरा थोड़ा सा पास में ले जाने की कोशिश किया था इन लोगों के, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास में कैमरा लेकर गया, जो गार्डिंग के लिए खड़ी थी वो तुरंत जो है वो साइलेंट हो गई और काफ़ी अलर्ट हो गई। और ये पूरे जंगल में फैले हुए हैं, चारों तरफ बहुत आयत में, और बहुत सही में बहुत ध्यान रखकर पैर को रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर इनके पास में जाने का मतलब है ये बहुत तेज़ी से हमला करती हैं। और ये रहे रेड कोलंबस मंकी बंदर। बाकी बंदरों की तरह से ये भी शैतान ही होते हैं, भागने वाले, दौड़ने वाले, कूदने वाले, उछल कूद करने वाले, लेकिन ये जरा से भी इंसान से नहीं डरते थे। ये पास में आ जा रहे हैं, बगल में आ जा रहे हैं, इवन कि मेरे सर के ऊपर में भी आकर बैठ गए थे। मतलब मेरे सर के ऊपर नहीं, मेरे सर के ऊपर जो ब्रांच थी उसके ऊपर काफ़ी करीब में इसकी पूंछ मेरे सर से लड़ रही थी। ये जरा सा भी डरते नहीं हैं, बड़े सुंदर होते हैं, बहुत 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 खूबसूरत ये हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। ये भी अपने आप में एक चार्म था कि भाई इनको देखना है, ये कैसे हैं, जो कि दुनिया के और किसी कोने में नहीं पाए जाते हैं और यहीं पाए जाते हैं। बाकी नटखट जैसे बंदर होते हैं वैसे ही थे। हाँ, खूबसूरती इनकी थोड़ी अलग थी। इनकी आँखों का रंग अलग था, नाक अलग थी और सर के पीछे के बाल, ऊपर के बाल अलग थे। पीछे लाल शेड के बाल भी थे और सामने जैसे कुछ डिज़ाइन सा बना हो, एकदम फंकी डिज़ाइन जैसा, वैसा बाल था। तो ये यहाँ के मंकी थे जिनको देखने के लिए मैंने 4.5 घंटे मतलब वॉक की थी कैमरा लेकर, तब जाकर मुझे ये मिला था। ये सही में वर्थ था इतना दूर घूमना और इतने देर तक चलना। जब मिले तो बहुत खुशी हुई, लगा कि हाँ, पूरी मेहनत वसूल हो गई।